जितेंद्र गुप्ता जी, जब हम मिश्रा जी की तरफ जाते हैं तो जैसे बहुत सारे हमने जिक्र किया, उसके अलावा एक इनके साथ ये भी जुड़ा है कि इन्होंने अपने भाई को भी जज बनाने में अहम भूमिका अदा करी, जबकि वहां पे भी 45 वर्ष जो है आयु मान्य होती है, बट वो 45 वर्ष के नहीं थे, उसके बावजूद भी उनके लिए किसी भी तरह का, आप ये समझ लीजिए, पैसेज तैयार किया गया। तो जब कोई भी कंट्रोवर्सी किसी व्यक्ति के साथ इतनी जुड़ी हुई है, तो फिर उसको अगेन अगर हम ह्यूमन राइट में लेके आ रहे हैं, तो क्या मानव अधिकार की जो हम बात करते हैं, तो क्या लोगों को न्याय मिलेगा, या फिर उस न्याय को फिर तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा, जैसे पहले भी होता रहा है और आज फिर सरकार के हित में ही फैसले किए जाएंगे? मैं गौतम जी इस डिबेट को थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा कि हम 1 मिनट के लिए व्यक्ति विशेष की बात ना करें, क्योंकि हमने मिश्रा जी के बारे में, जितने भी यहाँ पर वक्ता हैं मेरे साथ, हमने सबने चर्चा की। हमें बात करनी चाहिए इंस्टीट्यूशन की। उस इंस्टीट्यूशनल सेटअप में लूप होल क्या है? पहला लूप होल ये है, जो कि संदीप जी ने भी जिक्र किया, मैंने भी जिक्र किया, सबने जिक्र किया, अरोड़ा जी ने भी, कि क्यों हम पोस्ट रिटायरमेंट पदों को एक गिफ्ट की तरह लेते हैं। एक तो रिटायरमेंट के बाद एक मॉरेटोरियम पीरियड होना चाहिए, जिससे पहले कि किसी को कोई पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशन नहीं मिलनी चाहिए। मेरा बस चले तो मैं उसे 5 साल कर दूं, जिससे कि सेम सरकार में आने के चांस ना हो अनलेस गवर्नमेंट री इलेक्ट हो। लेकिन क्या होता है कि ये जजेस रिटायर होते होते ही 65 हो जाते हैं, और अगर उसमें 5 साल का और पीरियड दे दिया तो वो 70 हो जाएंगे। तो कम से कम 2-3 साल का तो मॉरेटोरियम पीरियड होना चाहिए। पहली इसमें ये है। दूसरा, आज मैं भी किसी भी पोजीशन के लिए, हम सरकारी पोजीशन के लिए कंसीडर करते हैं तो सिर्फ एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन काफी नहीं होती। आज मान लीजिए एक पोजीशन के लिए 10 MBA हैं और आपने फाइनेंस का देना है, तो आप ये तो देखोगे ना कि इस बंदे की फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या इवन कोई ब्यूरोक्रेट है तो आप ये तो देखोगे कि उसका स्पेशलाइजेशन किस टाइप का रहा है। आपके पास जो भी जजमेंट्स होती हैं किसी जज की, वो पब्लिक रिकॉर्ड होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। आप अगर किसी को NHRC दे रहे हो तो ये तो देखिए कि उसकी कितनी जजमेंट ऐसी हैं जो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को अपहोल्ड कर रही है, मतलब उनको अगेंस्ट कर रही हो, या उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेटर्स को उन्होंने एक तरह से पनिश किया हो या उस वायलेशन को रोका हो। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड कॉन्ट्ररी है और आपने फिर भी उनको कोई गिफ्ट देना है, तो कम से कम उन्हें कोई ऐसी पोजीशन दे दीजिए जहां पर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो ना हो उस पोजीशन से। एक तो मेरा ये कहना है। दूसरा, अगर हम NHRC की स्पेसिफिक बात करें तो एक पहले चीफ जस्टिस दत्तू होते थे, उनके अपने वर्ड्स हैं कि NHRC इज अ टूथलेस टाइगर। हम अपने आप से पूछें, आज तो हम NHRC की बात कर रहे हैं कि NHRC से न्याय क्या मिल जाएगा। मैं तो कह रहा हूं आप NHRC में किसी को भी बिठा दीजिए, आप मुझे बताइए पिछले 5, 7, 10 सालों में कोई विशेष उपलब्धि हम में से किसी को पता हो कि NHRC ने कमाल कर दिया। मतलब देश में कब ऐसा नहीं हुआ कि कोई ना कोई भी सरकारें रही हो, कांग्रेस सरकारें रही हो, उनके टाइम में भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन रहे, आज बीजेपी है उनके टाइम में भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन रहे। क्योंकि NHRC क्या करता है, कोई भी वायलेशन होता है एक नोटिस इशू कर देते हैं, नोटिस इशू करके इंक्वायरी करते हैं और उसके बाद सरकार को ही रिकमेंड करते हैं। अब अगर एनकाउंटर हो रहा है, कोई फॉल्स एनकाउंटर हो रहा है, कोई इलीगल डिटेंशन हो रही है, कोई बॉन्डेड लेबर हो रहा है, या कोई सरकारों के पार्ट पे लैप्स है, वो सरकार ही अपॉइंट कर रही है। बेसिकली यू आर बीइंग अ जज फॉर योरसेल्फ। जिसने तुम्हें अपॉइंट किया आप उसके अगेंस्ट एक्ट कैसे करोगे? सो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क NHRC में जहां चीफ जस्टिस या जज की रिक्वायरमेंट है, उससे पहले एक रिक्वायरमेंट ये तो होनी चाहिए कि कम से कम जिस जज को बना रहे हैं उसने 3 या 5 जजमेंट ऐसी दी होनी चाहिए जिसमें कि कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के लिए एग्जाम्पलरी जजमेंट पास हुई हो। अगर उसने कोई ट्रैक ही नहीं है जिसको हम एग्जाम्पलरी कह सकें, रैदर कॉन्ट्रडिक्टरी है। अब यही नहीं, मिश्रा जी के पास तो नवलखा केस की बेल आई, उसमें कोई फेवरेबल ऑर्डर नहीं हुआ। संजीव भट्ट जो कि एक परसेप्शन है कि पॉलिटिकल विक्टिम है, पुराना केस निकाला, वो गुजरात रॉयट्स के टाइम पे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, उनका केस गया। वो सब केसेस ऐसे हैं। अगर आप ऐसे ऐसे केसेस में भी प्रो गवर्नमेंट चलोगे, ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है? ह्यूमन राइट्स का मतलब है कि लाइफ, डिग्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये 3-4 प्रिंसिपल है ह्यूमन राइट्स के। अगर आप इनको ढंग से होल्ड नहीं कर रहे, अपहोल्ड नहीं कर रहे,
तो कायदे से मैं तो उनकी कंट्रोवर्सी में भी नहीं जाता, मैं तो कहता हूं कि आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो। अरे जिस जज ने अगर 377 वाली जजमेंट पास की कि भाई जो गे राइट्स को जो उनका क्रिमिनलाइजेशन उन्होंने हटाया, दैट पर्सन इज मोर डिजर्विंग, वन ऑफ द जजेस ऑफ दैट बेंच इज मोर डिजर्विंग टू बी अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्योंकि उन्होंने किसी ह्यूमन का राइट तो रिकॉग्नाइज किया। सो मेरे हिसाब से हम व्यक्ति विशेष की जगह एक बार इसको इंस्टीट्यूशनली देखें, और दूसरा ये भी देखें कि एनएचआरसी का दायरा क्या है, क्या उसके पास ट्रुथ है किसी सरकार के अगेंस्ट एक्ट करने का, अगर वो चाहे भी तो। मान लीजिए हम एक कॉम्पिटेंट आदमी भी बिठा दे, लेकिन वो या तो वो सरकार के साथ काम करने लग जाता है, या वो सरकार को ज्यादा से ज्यादा चिट्ठी पत्री करके छोड़ देता है, अपना समय निकाल देता है। देयर हैज टू बी सम डिफरेंस, अदरवाइज तो क्या होगा, उन्हीं चीजों के लिए हम कोर्ट में जाएंगे, ये होप करेंगे कि शायद कोर्ट में कोई जुडिशरी फिर भी शायद कोई ठीक ठाक वर्डिक्ट दे दे कोई ना कोई। दैट्स माय लिमिटेड सबमिशन।